नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतगणना कल। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी मतगणना। दिसंबर 2026 तक ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुंच जाएगी रेल। मुख्य परियोजना प्रबंधक बोले, केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रहा पूरा सहयोग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में ली अधिकारियों की बैठक। विकास कार्यों में तेजी लाने की दी हिदायत। कहा, जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना मकसद। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों से पहले उत्तराखंड सरकार की खेल प्रशिक्षकों को बड़ी सौगात। मानदेय में किया इजाफा। खिलाड़ियों के व्यय मानकों में भी बदलाव। और बद्रीनाथ नगर पंचायत ने धाम में चलाया सफाई अभियान। 2 दिन में 1.5 टन अजैविक कचरा किया इकट्ठा। पूरे यात्रा वर्ष में कूड़ा बेचकर की लाखों की आमदनी। अब समाचार विस्तार से। 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा के लिए उपचुनाव संपन्न होने के बाद अब 23 नवंबर यानी कल मतगणना होनी है। मतगणना को लेकर निर्वाचन ने पूरी तैयारी कर ली है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि मतगणना के दौरान 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। श्री जोगदंडे ने जानकारी देते हुए कहा कि बिना प्रवेश पत्र के कॉर्डन के भीतर एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि 173 ईवीएम मशीनों की काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। काउंटिंग 13 राउंड में संपन्न होगी। उन्होंने जानकारी दी कि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन की जो मतदान के पश्चात मतगणना की तिथि जो है 23 तारीख निर्धारित है। उसके लिए सभी जो मतगणना कार्मिक है उनका तैनाती का कार्रवाई पूर्ण किया जा चुका है। उसके उपरांत जो भी वहाँ पर मतगणना के लिए टेबल की आवश्यकता होती है उसकी संख्या निर्धारित किया गया है। ईवीएम काउंटिंग के लिए वहाँ पर 14 टेबल तैनात किया गया है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट काउंटिंग होती है उसके लिए 10 टेबल अतिरिक्त वहाँ पे तैनात किया गया है। सभी कार्मिकों का रैंडमाइजेशन का कार्रवाई संपन्न किया जा चुका है और जो पोस्टल बैलेट्स प्राप्त होंगे उसके लिए भी अतिरिक्त जो एआरओ नामित करने होते हैं उसकी अनुमति भी निर्वाचन आयोग से प्राप्त हो गई है। मतदान केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल का तैनाती सुनिश्चित किया गया है। वहाँ पर जो भी हमारे सीआरपीएफ और जो सीपीएमएफ होती है उसकी तैनाती सुनिश्चित की गई है और 3 घेरों में वहाँ की सुरक्षा को तय किया गया है। सबसे अंदरूनी घेरा में जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स होती है उसको तैनात किया गया है। मिडिल कॉर्डन में जो है जो आम पुलिस होती है उसको तैनात किया गया है और आउटर घेरे में पुलिस को तैनात किया गया है। उसके जो भी आउटर लेयर होगा उसके अंदर कोई भी व्यक्ति विदाउट अपना आई कार्ड या ड्यूटी पास के बिना एंट्री नहीं कर सकते हैं और जो भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी या फिर जो भी उनके काउंटिंग एजेंट्स वो अपना वहाँ पे अनुमति जिन्होंने प्राप्त किया होगा सही प्रारूप पर उनको वहाँ पर प्रवेश की अनुमति होगी, वो सभी जांच वहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा जो भी वहाँ पे बिजली और पानी की व्यवस्था है वो भी सुनिश्चित किया गया है। वहाँ पे कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो इसके लिए व्यवस्था रखी गई है। कोई भी व्यक्ति मतगणना केंद्र के अंदर जो है मोबाइल फ़ोन्स नहीं लेकर जाएंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेकर जाएंगे, तो उसको जमा करने के लिए भी वहाँ पर पर्याप्त एक कक्ष तैयार किया गया है और सभी जानकारी को जो है वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर जो न्यूज़पेपर्स हैं उसके माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया गया है। दिसंबर 2026 तक ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल पहुंच जाएगी। मुख्य परियोजना प्रबंधक अजीत यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना उत्तराखंड के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इससे धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के साथ साथ नए व्यापार केंद्रों को जोड़कर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि कुल 213 किलोमीटर टनल में 184 किलोमीटर टनल का कार्य पूरा हो चुका है। मार्च 2026 तक रेल लाइन का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बाद पूर्व निर्धारित लक्ष्य दिसंबर 2026 तक कर्णप्रयाग तक रेल पहुंच जाएगी। मुख्य परियोजना प्रबंधक के मुताबिक परियोजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारे ब्रिज के सारे कार्य भी मार्च में ही पूरे हो जाएंगे, मार्च कह रहा हूँ 2025 में ही पूरे हो जाएंगे मार्च तक, और 2 ब्रिज जो हमारे अगस्त सितंबर तक जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे ब्रिज भी पूरे हो जाएंगे और स्टेशन बिल्डिंग के टेंडर्स हम जो है फाइनल कर देंगे और कार्य जो है मार्च से स्टेशन बिल्डिंग जो 12 स्टेशन बनने हैं हमारे, उसका भी कार्य आरंभ हो जाएगा मार्च से, और 1.5 वर्ष की अवधि में हम स्टेशन बिल्डिंग भी पूरा बना लेंगे। मुख्यमंत्री जी भी हमारे परियोजना में जो कार्य चल रहे हैं बीच बीच में समीक्षा करते रहते हैं, तो इस वजह से हमें कोई समस्या अभी तक राज्य सरकार बोलें या केंद्र सरकार बोलें, कहीं से कोई परेशानी नहीं हो रही है। सब जगह से सहयोग पूर्णतया मिल रहा है। पिथौरागढ़ जिले के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा, विधायक मयूख मेहर, हरीश धामी, फकीर राम और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा सहित तमाम जनप्रतिनिधि और उच्च अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को जिले में बन रहे मेडिकल कॉलेज सहित सभी विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ किया जाना आवश्यक है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी बैठकों का मकसद केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जल्द से जल्द जनता तक पहुंचाना है, ताकि समय रहते जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। सभी विकास योजनाएं जो प्रमुख हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, बेस हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, यहाँ की पार्किंग अवस्थापनाएं, सड़क, PMGSY और अनेक जो इस दौरान नवनिर्माण पुनर्निर्माण के कार्य होने हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है। और इन बैठकों का उद्देश्य है कि सामान्य व्यक्ति तक, आम व्यक्ति तक शासन की योजनाएं, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की पहुँचे, उनको मदद हो, तय समय पर ये योजनाएं पूरी हों और गुणवत्ता से हों। वहीं बैठक में मौजूद केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि बैठक के दौरान राज्य और केंद्र सरकार की उन तमाम योजनाओं को लेकर भी समय अवधि तय की गई जो किसी कारणवश रुकी हुई हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बैठक के बाद जिले में संचालित अनेक विकास योजनाओं को गति मिलेगी। आज की बैठक अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी विभागों की समीक्षा की गई, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है, चाहे हमारी आदि कैलाश तक की सारी मार्ग हैं, चाहे बेरीनाग, डीडी हाट, गंगोली हाट और पिथौरागढ़ की पार्किंग है। ये सारी चीज़ों की व्यवस्थाओं को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो बैठक हुई है, इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि इसमें चाहे वो राज्य सरकार और भारत सरकार जो भी विषय आए हैं, उनके सभी अधिकारियों ने आज ये फाइनली बात हुई है कि जहाँ जहाँ पर भी ऑब्स्टिकल है, वो चाहे बजट से हैं, चाहे काम से है, चाहे फॉरेस्ट क्लियरेंस से हैं, वो सारी क्लियरेंस की आज पूरी की पूरी तरीके से उसको समय निश्चित किया है। सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर संशोधित शासनादेश जारी किया है। इसके तहत विशेष प्रशिक्षण शिविरों की कार्ययोजना के साथ साथ वित्तीय स्वीकृति और व्यय की स्वीकृति दी गई है। विभिन्न खेलों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने के लिए आवास व्यवस्था, भोजन भत्ता, स्पोर्ट्स किट, यात्रा भत्ता, विविध व्यय की राशि में संशोधन किया गया है। वहीं विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण शिविरों के संचालन के लिए तैनात किए जाने वाले प्रशिक्षक, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर, हेड प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग एक्सपर्ट के मानदेय में भी संशोधन किया गया है। संशोधित शासनादेश में अन्य सपोर्टिंग स्टाफ तैनात करने का प्रावधान भी किया गया है। खेल मंत्री के मुताबिक सरकार का मकसद है कि प्रशिक्षक से लेकर सहायक सपोर्ट स्टाफ और खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार से उनके लिए आर्थिक रूप से कोई चुनौती न बने और राज्य के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा वैश्विक पटल पर रखने का मौका मिल सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि संशोधित शासनादेश से आयोजित प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा।
ये हम सबको विदित है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत जो है वो 2025 के 28 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है और लगातार 14 फरवरी तक यह राष्ट्रीय खेल आयोजित रहेंगे। तो उसके निमित्त, उसकी तैयारियों के निमित्त में कुछ चीजें जो बहुत आवश्यक थी, जिसके दृष्टिकोण से आगे चल के उत्तराखंड जो है अधिक से अधिक मेडल ला सके, हमारे खिलाड़ियों को और अच्छी सुविधाएं मिल सके। तो जो हमारा पुराना जियो एग्जिस्ट करता था, उसकी जगह पे नया जियो जो है वो अब एग्जिस्ट करेगा। उसमें बहुत सारे संशोधन कर दिए गए हैं, जो कि खेल संघों के द्वारा भी और खिलाड़ियों के द्वारा भी लगातार विभाग से आग्रह किया गया था और स्वयं विभाग भी इसकी जरूरत महसूस कर रहा था। तो मेरा यह मानना है कि इस प्रकार के संशोधन से निश्चित रूप से हमारे जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहे हैं उसमें हमारे खिलाड़ियों को बहुत लाभ मिलेगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने आज शिवपुरी टिहरी गढ़वाल में राज्य स्तरीय साहसिक प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान खेल इकाइयों का निरीक्षण किया। खेल मंत्री ने राफ्टिंग खेल का प्रशिक्षण लेने आए प्रशिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज खेल केवल शारीरिक, मानसिक फिटनेस और मनोरंजन तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि यह करियर का भी प्रतीक बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जितने संसाधन उत्तराखंड ने डेवलप किए हैं, उतने किसी दूसरे प्रदेश के पास नहीं हैं, जिससे खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। विभाग की तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में लगातार हम लोग प्रतिदिन जो है वो कदम आगे बढ़ा रहे हैं और भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा जीटीसीसी का गठन किया जाना, जीटीसीसी का विभिन्न जहां पे भी हमारे गेम प्रस्तावित है उसका निरीक्षण करना, शिवपुर में भी इसका भी निरीक्षण किया गया है। तो जो मैसेज है वो अपने आप में इस बात से उत्साह पैदा करता है कि ऐसे संसाधन जो है हर राज्य में नहीं है जितने संसाधन जो है उत्तराखंड ने डेवलप किए हैं। ये एक आगे चल के लेगेसी भी मेंटेन करेगा। तो मुझे लगता है कि औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए हम लोगों ने बच्चों के प्रशिक्षण भी प्रारंभ कर दिए, उनके कैंप भी स्टार्ट हो गए हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राफ्टिंग के क्षेत्र में यह प्रशिक्षण केंद्र मील का पत्थर साबित होगा। कैबिनेट मंत्री के मुताबिक राफ्टिंग से क्षेत्र में लगभग 5000 से अधिक नौजवानों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। यह स्थान राफ्टिंग के क्षेत्र में देश दुनिया के नक्शे में आने के साथ ही राज्य की इकोनॉमी को बढ़ाने में भी सहायक होगा। आज एक लंबी प्रतीक्षा के बाद तकरीबन 4 करोड़ की लागत से देश का पहला साहसिक प्रशिक्षण केंद्र की यहाँ पर शुरुआत हुई है और इसके लिए हमारा खेल विभाग और खेल मंत्री जी बहुत बहुत बधाई की बात है जो इनकी शुरुआत हुई और 60 बच्चों के प्रशिक्षण से आज ये शुरुआत हो रही है। आपको मालूम है ये पूरा क्षेत्र टूरिज्म के हिसाब से पूरे देश में नंबर 1 का डेस्टिनेशन रहा है। विगत 60 लाख के आसपास यात्री इस क्षेत्र में आया और राफ्टिंग आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र का नाम है और यहाँ के 5000 परिवार राफ्टिंग के व्यवसाय से पड़ भी रहे हैं और लोग देश दुनिया के लोग आकर के सर यहाँ पर राफ्टिंग का आनंद भी लेते हैं। तो आज ये हमारे बच्चों को राफ्टिंग के माध्यम से बेहतर प्रशिक्षक बने, बेहतर राफ्टर बने और अपनी आजीविका, उनकी आजीविका में राफ्टिंग के खेल का एक बहुत बड़ा सहयोग हो और वो राफ्टिंग के माध्यम से देश विदेश में हमारा नाम भी ऊपर करेंगे। तो ये सेंटर आज ये मानता हूँ राफ्टिंग के हिसाब से मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में। उत्तराखंड सरकार को भारतीय वायुसेना द्वारा भेजे गए 213 करोड़ रुपए के बिल को लेकर सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। यह बिल राज्य गठन से लेकर अब तक की आपदा और अन्य संबंधित गतिविधियों के दौरान वायुसेना द्वारा की गई सेवाओं के हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि आपदा से संबंधित 64 करोड़ रुपए का भुगतान भारतीय वायुसेना को किया जाना है। इनमें से 24 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही हो चुका है, जबकि 28 करोड़ रुपए के भुगतान की प्रक्रिया जारी है। अन्य बिलों के सत्यापन की प्रक्रिया भी चल रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि परीक्षण के दौरान कुछ बिल ऐसे भी पाए गए जो आपदा से संबंधित नहीं थे। इस पर अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक होगी जिसमें यह तय किया जाएगा कि इन बिलों का भुगतान कैसे किया जाए। भारतीय वायुसेना का बिल हमको लगभग 200 करोड़ से अधिक का बिल प्राप्त हुआ है। यह बिल जब से राज्य बना है तब से लेकर अब तक का है। बहुत सारी गतिविधियां होती रही हैं बीच बीच में, बहुत सारी तरह की आपदाएं आती रही हैं और अन्य कई प्रकार के कार्यों के लिए भारतीय वायुसेना की सेवाएं ली जाती रही हैं। तो उसका बिल प्राप्त हुआ है। उसमें जो हम लोगों ने सॉर्टिंग किया है उसमें ये पाया गया है कि लगभग 64 करोड़ के आसपास का बिल आपदा से संबंधित है, बाकी अन्य विभागों से संबंधित है। जो आपदा का बिल है उसमें से 24 करोड़ का भुगतान हमने कर दिया है लगभग और 28 करोड़ के भुगतान के लिए हम लोग प्रोसेस में हैं।
पत्रावली हमारी सत्यापन की कार्रवाई कर लिया है हमने, उसके भुगतान की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। बाकी बिलों के सत्यापन के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसी बीच में जब परीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि इसमें कई बिल ऐसे हैं जो आपदा से संबंधित नहीं हैं, तो उसके लिए चीफ सेक्रेटरी मैडम के यहाँ एक बैठक प्रस्तावित किया गया है। बैठक की डेट हमको मिल गई है, तो उस बैठक में तय करेंगे कि इसका भुगतान किस तरह से किया जाए या किस तरह से भारत सरकार से इसका अनुरोध किया जाए कि माफ़ करने के लिए, तो वो बैठक में तय किया जाएगा। सेना भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों की असाधारण उपस्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के उम्मीदवारों के लिए भर्ती रैलियों को जिलेवार पुनर्निर्धारित किया गया है। इस नई अनुसूची के अनुसार उत्तर प्रदेश में 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, जबकि 2 दिसंबर का दिन आरक्षित रखा गया है। उत्तर प्रदेश के लिए यह प्रक्रिया बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर बिहार और महार रेजिमेंटल सेंटर सागर मध्य प्रदेश में आयोजित की जाएगी। वहीं बिहार के लिए भर्ती प्रक्रिया 3 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आयोजित होगी, जबकि 12 दिसंबर का दिन आरक्षित रखा गया है। बिहार में यह प्रक्रिया बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर बिहार में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को केवल नई अनुसूची के अनुसार नामांकित तिथि पर उसके आवासीय प्रमाण पत्र में उल्लिखित जिले के अनुसार नामांकित स्थल पर भर्ती रैली में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा हरिद्वार के भूपतवाला में राज्य स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए लगभग 35,000 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान छात्रों ने नाट्य प्रतियोगिता, समूह गान के अलावा नृत्य नाटिकाएं और वाद विवाद प्रतियोगिता के साथ साथ संस्कृत भाषण और श्लोक उच्चारण में प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य संस्कृत का प्रचार प्रसार करने के साथ ही संस्कृत भाषा के संवर्धन और युवाओं में संस्कृत के प्रति रुझान पैदा करना है। वहीं उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के सचिव डॉक्टर वाजश्रवा आर्य ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी संस्कृत भाषा को प्रदेश के सुदूरवर्ती जिलों तक पहुंचाने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। संस्कृत अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, संस्कृत के संरक्षण संवर्धन के लिए और उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक संस्कृत की धारा पहुँचे, संस्कृत का प्रसार हो, इस उद्देश्य को लेकर लोगों की संस्कृत के प्रति रुचि जागृत हो, इन उद्देश्यों को लेकर उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के द्वारा ये संस्कृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और इस प्रतियोगिता में विकासखंड स्तर से लेके जनपद स्तर से लेकर राज्य स्तर तक लगभग 35 से 40 हज़ार बच्चों ने प्रतिभाग किया है प्रत्यक्ष रूप से, और लगभग 4 से 5 हज़ार हमारे शिक्षकों ने प्रत्यक्ष रूप से इसमें सहभागिता की है। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के संयोजक डॉक्टर हरीश चंद गुरुरानी ने कहा कि संस्कृत को जन जन की भाषा बनाना इस प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता संस्कृत भाषा की प्रचार प्रसार, संरक्षण, संवर्धन और छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों के विकास के लिए है। संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है और हम जब बचपन में पढ़ते थे तो उसमें एक नारा लगाते, गृहे गेहे संस्कृतम, ग्रामे ग्रामे संस्कृतम, नगरे नगरे संस्कृतम, चत्वरे चत्वरे चौक चौक पे संस्कृतम। तो वो इस प्रतियोगिता माध्यम से सार्थक है। आज उत्तराखंड के 95 विकास खंडों में गांव-गांव में विद्यालय में प्रतियोगिताएं हो रही हैं। देवप्रयाग से आई मानसी रतुड़ी का कहना है कि इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर छात्र छात्राओं को जहां संस्कृत भाषा सीखने का मौका मिलता है, वहीं अपनी संस्कृत के प्रति रुचि भी पैदा होती है। पे देख ही रहे हैं, यहाँ पे संस्कृत प्रोग्राम हो रहा है, तो इससे मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं संस्कृत ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, पर जब मैंने संस्कृत प्रतियोगिता में भाग लिया तो मुझे लगा कि हाँ, संस्कृत काफ़ी अच्छी है और हमें काफ़ी अच्छा
मतलब संस्कृत सीखनी चाहिए। जैसे कि आजकल जैसे जिस स्कूल में मैं भी पढ़ती हूँ उसमें ज़्यादा संस्कृत को दिया नहीं जाता, जगह नहीं दी जाती। तो जब ये प्रतियोगिता हुई तो मुझे इंटरेस्ट आया संस्कृत में। तो जैसे अगर हम ऐसी प्रोग्राम रखें तो काफ़ी सारे बच्चे संस्कृत में इंटरेस्ट लेने लगेंगे। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने जोशियाड़ा बैराज के निकट स्थापित रुद्राक्ष वाटिका का भ्रमण कर रुद्राक्ष एवं देवदार के पौधे रोपित किए। जिलाधिकारी ने आध्यात्मिक और औषधीय महत्व के रुद्राक्ष के पौधों से भरपूर इस वाटिका के शानदार स्वरूप ग्रहण करने का प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास सराहनीय हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की वाटिका बनाने और उत्तरकाशी शहर के बीचों बीच स्थित रामलीला मैदान को भी शानदार पार्क के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। देखो, एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। रुद्राक्ष वाटिका जिस हिसाब से अभी हमें देख रहा है बिल्कुल शानदार एक स्वरूप ले रही है और इसमें आने वाले समय में ये जो एक आकर्षण का केंद्र बनेगा ऐसी हमें आशा है। और जैसे ये पेड़ थोड़ा बड़े होते जाएंगे, जो हमारा एक बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, इसमें चिड़िया आएंगी, विभिन्न प्रकार की चिड़िया आएंगी और एक चहचहाएंगी, हरियाली का केंद्र अलग बनेगा। और फिर जो स्थानीय लोग हैं हमारे, वो भी सुबह शाम इसमें भ्रमण करेंगे। तो अच्छा, बहुत बढ़िया प्रयास है। हमारी कोशिश ये है कि अभी यही चर्चा हो रही थी, ऐसे रुद्राक्ष वाटिका और शहर के अंदर कितनी बना सकते हैं, शहर के बाहर कहाँ कहाँ हम बना सकते हैं, इस पर हम लोग प्लान करते हैं, वर्कआउट करते हैं। चूँकि हमारी अब जोशियाड़ा और बस अड्डे के पास में काफ़ी बड़ी पार्किंग बन रही है, अंतिम स्टेज पे है। तो रामलीला ग्राउंड को किस रूप में उसको विकसित किया जाए ताकि उत्तरकाशी शहर के बीचों बीच एक शानदार हमारा पार्क। वहीं साल 2020 में जल विद्युत निगम के सहयोग से इस वाटिका में रुद्राक्ष के कई सौ पौधे लगाने वाले जिला गंगा समिति एवं गंगा विचार मंच के संयोजक लोकेंद्र बिष्ट का कहना है कि वह प्रधानमंत्री की कई बातों को अपनाते हुए मां गंगा के तट का वृक्षों के जरिए सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। उत्तरकाशी में जो जल विद्युत निगम है जोशियाड़ा में, उनकी लैंड के ऊपर ये जो मनेरा वाला रास्ता है, यहाँ पे हमने एक रुद्राक्ष वाटिका लगाई थी 2020 में और जल विद्युत निगम के सहयोग से। तो ये बहुत सुंदर वाटिका, करीबन हमने उस समय 400 पेड़ लगाए थे। तो सर्वाइवल रेट भी बहुत अच्छा रहा यहाँ पे। आज इसमें करीबन 350 पेड़ हैं जिनकी उम्र 3 से 4 साल हो गई है। तो बहुत सफल वाटिका है ये, अपने आप में उत्तराखंड की पहली रुद्राक्ष वाटिका होगी जो इतनी सफल है। और इसी के क्रम में कभी कभी गैप फिलिंग में हम लोग, जैसे आज 22 तारीख को हमने इसमें रुद्राक्ष के 5 पेड़ लगाए हैं और किनारों पे जो शैडो वाला क्षेत्र है उसमें कुछ बांस के, कुछ देवदार के पेड़ लगाए हैं। तो ये बिल्कुल एक एग्जाम्पल है कि रुद्राक्ष बहुत अच्छा हो सकता है उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में। और क्योंकि ये धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण पेड़ है, रुद्राक्ष को लोग पवित्र फल भी आएंगे तो ये पर्यावरण की रक्षा भी करेगा। धार्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। लोग, क्योंकि पवित्र वृक्ष है, इसके जो दाने आते हैं रुद्राक्ष के अपने आप में बहुत महिमा है, लोगों का बहुत आस्था है इसके ऊपर। तो रुद्राक्ष भी लोगों को मिलेंगे। इसी के साथ हम चाहते हैं कि ये माँ गंगा के तट पे है, क्योंकि माँ गंगा जी को स्वच्छ, निर्मल और अविरल रखना है। तो माँ गंगा जी के तट पे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इसके किनारों पे बृहद वृक्षारोपण होना चाहिए, तभी माँ गंगा जी स्वच्छ, निर्मल और अविरल रहे। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए अब विभिन्न स्तरों पर अध्ययन किए जाने लगे हैं। पौड़ी जिला प्रशासन की पहल पर एक पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के हाथों इस पाठ्यक्रम को लॉन्च भी करवा लिया है। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक पाठ्यक्रम विकसित किया गया है। यह पाठ्यक्रम सचिव शिक्षा को भेजा गया है ताकि इसका परीक्षण हो सके। इस संबंध में डाइट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू सीडीओ साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बना के हम लोगों ने एक पाठ्यक्रम विकसित किया था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा वैकुंठ चतुर्दशी मेले में उसे इनॉग्रेट भी किया गया, उसे लॉन्च किया गया। और मेरे द्वारा सचिव शिक्षा महोदय को इस संबंध में आख्या और पाठ्यक्रम प्रेषित किया गया और ये उम्मीद है कि जल्दी अगर ये ऐड हो जाता है तो उस कंडीशन में आईसी एक्टिविटी है, ये मान सकते हैं कि हम हमारे बच्चों को, जो कि सबसे मेन टारगेट होता है गुलदार का, तो उनको हम समझा पाएंगे कि हमें किस तरीके से डिफेंस, खुद के डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए काम करने की जरूरत है।
वहीं गढ़वाल वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि पिछले 25 सालों में गुलदार ने हमले करके सबसे अधिक नुकसान बच्चों को पहुंचाया। इस पाठ्यक्रम में वन्य जीवों से बचाव के उपायों पर जोर दिया गया है ताकि जब बच्चे इसे किताबों में पढ़ेंगे तो इन उपायों को अपनी आदतों में शुमार कर खुद को सुरक्षित रख सकेंगे। कमेटी ने एक पाठ्यक्रम में इंक्लूड करने हेतु कुछ चैप्टर्स का ड्राफ्ट किया गया है। इससे हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जो भी बच्चे हैं, जैसे रात में अकेले शौचालय की तरफ ना जाना, घर के आसपास जो समुचित प्रकाश की व्यवस्था रखना, घर के आसपास कूड़े की निस्तारण की व्यवस्था रखना, जंगल में अकेले नहीं जाना और अन्य सुरक्षात्मक उपाय जब बच्चों के पाठ्यक्रम में आएंगे तो बच्चे इसके तरफ जो है बहुत ज्यादा अवेयर होकर जो बच्चों पे गुलदार के अटैक हो रहे हैं, एक्सीडेंटल अटैक्स हो रहे हैं, उसको हम लोग जो है काफी हद तक कम कर सकेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ और भारत के प्रथम गांव माणा में नगर पंचायत बद्रीनाथ द्वारा बृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। 2 दिवसीय स्वच्छता अभियान में 1.5 टन अजैविक कचरा इकट्ठा किया गया। वहीं दूसरी ओर इको विकास समिति भ्यूडार द्वारा हेमकुंड यात्रा मार्ग पर 5 टन कचरे का संग्रहण कर विक्रय के लिए जोशीमठ लाया गया है। बद्रीनाथ नगर पंचायत को इस वर्ष नगर क्षेत्र के साथ मंदिर परिसर में भी सफाई व्यवस्था का जिम्मा सौंपा गया था। इस वर्ष पूरे यात्रा काल में नगर पंचायत बद्रीनाथ की ओर से 180.70 टन कूड़े का संग्रहण किया, जिसमें नगर पंचायत बद्रीनाथ को 110.97 टन कचरा बेचकर 8 लाख की आय हुई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद नगर पंचायत बद्रीनाथ द्वारा बद्रीनाथ क्षेत्र व माणा क्षेत्र में एक डीप क्लीनिंग सफाई कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके तहत 1.5 टन कूड़ा नगर पंचायत क्षेत्र व माणा क्षेत्र से कलेक्ट किया गया। इसके साथ साथ पूरी चारधाम यात्रा के दौरान श्री बद्रीनाथ क्षेत्र में करीबन 182 टन कूड़ा नगर पंचायत द्वारा कलेक्ट किया गया, जिसमें से 112 टन अजैविक कूड़ा नगर पंचायत द्वारा बेचा गया और 8 लाख रुपए की आय अर्जित की। वहीं चमोली के जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि बद्रीनाथ कपाट बंद होने के बाद नगर पंचायत बद्रीनाथ में धाम में सफाई अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के निर्माण कार्य हो रहे हैं। ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है कि वे कचरे व मलबे को इधर उधर न फेंकें, धाम में स्वच्छता बनाए रखें। देखिए, अब कपाट बंद हो चुके हैं और वहाँ पे अब यात्रियों का आवागमन बंद हो गया है, तो नगर पंचायत बद्रीनाथ के द्वारा वहाँ सफाई अभियान चलाया जा रहा है और पूरा जो क्षेत्र है उसको वहाँ से कूड़ा उठा के उसको एकत्रित करके नीचे ले आया गया है हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ क्षेत्र में। उसके अतिरिक्त वहाँ मास्टर प्लान के कार्य गतिमान है, तो संबंधित ठेकेदारों को भी निर्देशित किया गया है कि मलबा इधर उधर न फेंका जाए और धाम की स्वच्छता और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतगणना कल। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी मतगणना। दिसंबर 2026 तक ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुंच जाएगी रेल। मुख्य परियोजना प्रबंधक बोले, केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रहा पूरा सहयोग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में ली अधिकारियों की बैठक। विकास कार्यों में तेजी लाने की दी हिदायत। कहा, जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना मकसद। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों से पहले उत्तराखंड सरकार की खेल प्रशिक्षकों को बड़ी सौगात। मानदेय में किया इजाफा। खिलाड़ियों के व्यय मानकों में भी बदलाव। और बद्रीनाथ नगर पंचायत ने धाम में चलाए सफाई अभियान। 2 दिन में 1.5 टन अजैविक कचरा किया इकट्ठा। पूरे यात्रा वर्ष में कूड़ा बेचकर की लाखों की आमदनी। और उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।